आज सबसे पहले बात मौसम की। बिहार में बेमौसम बारिश, आंधी के साथ आसमानी बिजली का कहर बरप रहा है। पिछले 24 घंटे में 29 लोगों की बिहार में जान चली गई। बिहार में गुरुवार को बेमौसम आंधी बारिश लोगों के लिए परेशानी का बड़ा सबब बन गई, जहां पर कई जगहों पर आसमानी बिजली भी लोगों पर मौत बनकर टूटी। गुरुवार को बिहार में तेज आंधी और बारिश की वजह से कई जिलों में हालात अस्त व्यस्त होते दिखाई दिए। किसानों के फसल को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। वहीं कई जिलों में आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर भी भारी पड़ती दिखाई दी। बुधवार को बिहार में आसमानी बिजली से 13 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि गुरुवार को कुदरती आफत की वजह से बिहार में 25 लोगों की जान चली गई। आंधी बारिश की वजह से नालंदा में 18 लोगों की मौत हो गई। आसमानी बिजली गिरने से सीवान में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर और जहानाबाद में भी एक लोगों की जान चली गई। कुदरत के इस कहर की वजह से जान गंवाने वालों के प्रति बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना जताई है और मृतकों के घर वालों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि लोग खराब मौसम में सतर्क रहें, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी सुझाव का पालन करें। देखिए, खबर पक्की है। बिहार के नालंदा में कुदरत का कहर कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया है। तेज आंधी बारिश की वजह से कई जगह पेड़ उखड़ गए, मकान टूट गए, चारों ओर मातम पसरा हुआ है। नवादा में भी बारिश हुई, आंधी, आसमानी बिजली से कोहराम मचा। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बिहार के नालंदा में कुदरत ने किस तरह कहर बरपाया है। खास तौर से बिहार शरीफ के इलाके में तेज आंधी बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई। तेज आंधी में कई जगहों पर पेड़ टूट कर गिर गए। कुदरती आफत की जद में आकर अलग अलग जगहों पर 18 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ा हादसा बिहार शरीफ के नगवा गांव में हुआ, जहां पर खेत में काम कर रहे लोग बारिश से बचने के लिए जिस मंदिर में पहुंचे, वहां दीवार ढहने से 6 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई, मातम पसर गया। बिहार के नवादा में भी कुदरत का कहर बरपा। तेज आंधी बारिश के साथ आसमानी बिजली मौत बनकर लोगों पर टूटी। आसमानी बिजली गिरने से 52 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। नवादा में मौसम ने ऐसी करवट ली कि दिन में भी अंधेरा छा गया, सड़कों पर पानी भर गया, किसानों की फसल तबाह हो गई। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, जिससे लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। खबर पक्की है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। तेज बारिश के बाद भारी तादाद में मलबा नीचे आया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां नंदप्रयाग में बादल फटने के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ से भारी तादाद में मलबा नीचे गिरा, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। मलबे के नीचे कई गाड़ियां दब गई और तबाही का मंजर देखकर लोग खौफजदा हो गए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे भारी तादाद में मलबा पहाड़ से नीचे आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मची दिखाई दी। बादल फटने की वजह से मलबा नंदप्रयाग के पास बद्रीनाथ हाईवे पर भी जमा हो गया, जिससे हाईवे बंद हो गया है। हालांकि राहत की बात ये है कि इस आपदा में किसी की जान नहीं गई। वहीं पहाड़ से गिरा मलबा नीचे मौजूद एक दुकान में भी फैल गया, जिससे दुकानदार दहशत में दिख रही हैं। चमोली के नंदप्रयाग में बादल फटने से मची तबाही के बाद अब प्रशासन भी अलर्ट मोड में दिख रहा है। ऐसी जगहों में जाने से बचें जहां जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी बारिश से कई जगह तबाही की खबरें सामने आई हैं। कहीं ओले गिर गए हैं, कहीं लोगों की जान पर बनाई। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान केदार घाटी में हुआ है। कुसुमगाड़ भीरी गदेरे में अचानक रौद्र रूप धारण कर ली। गदेरे के उफान पर आने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों के चीखने चिल्लाने के बाद लोग अपने घरों से भागे और किसी तरह अपनी जान बचाई। इधर बांसवाड़ा में पहाड़ी से मलबा आने से यातायात रुक गया और दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र में तेज बारिश के कारण नालियां चौक हो गई, जिससे नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ गया। बारिश की वजह से जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली, तो वहीं कई जगह नुकसान भी देखने को मिला। खबर पक्की है। मौसम ने पहाड़ी इलाकों में करवट ले ली है। हिमाचल प्रदेश में कई जगह ओले पड़े हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कल भी मौसम इसी तरीके से खराब बना रहेगा। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से आया है।
बारिश के साथ ओले पड़े और इस घर की सीढ़ियां सफेद हो गई। अब इस घर की छत को देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ बर्फ पड़ी हो, लेकिन असल में ये ओले हैं। गांव के लोग ओले के साथ खेलते नजर आए। इसी तरह के ओले शिमला में भी पड़े। इस ओलावृष्टि से सेब बागवानों को फसल के खराब होने का डर सता रहा है। बेमौसम बारिश और आंधी की वजह से उत्तर प्रदेश में भारी तबाही मची है। खबर पक्की है, कुदरती आपदा में उत्तर प्रदेश में गुरुवार को 22 लोगों की जान चली गई। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान सीएम ने किया। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में कुदरत ने गुरुवार को जमकर कहर बरपाया। आंधी बारिश और ओले के साथ साथ कई जगहों पर आसमानी बिजली गिरने के मामले सामने आए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। सरकारी आंकड़ों की माने तो प्राकृतिक आपदा से यूपी में 22 लोगों की मौत हुई। पीड़ितों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। 45 पशुओं की जान चली गई। 15 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। बेमौसम बारिश, आंधी और ओले गिरने की वजह से कई जिलों में हालात खराब दिखाई दिए। आसमानी बिजली से आजमगढ़ और फतेहपुर में 3-3 लोगों की मौत हो गई। फिरोजाबाद, कानपुर और सीतापुर में 2-2 लोगों की मौत हुई। गाजीपुर, गोंडा, अमेठी, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर में 1-1 लोगों की मौत हुई। तेज आंधी तूफान से बलिया, कन्नौज, बाराबंकी, जौनपुर और उन्नाव में 1-1 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने कुदरती कहर में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की है। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही पशुओं की मौत के लिए भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी आंधी तूफान ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। खबर पक्की है, लखनऊ में जगह जगह जलभराव हो गया। कई जिलों से ओले गिरने का वीडियो भी सामने आया। ये लखनऊ की तस्वीर है, जहां इस बारिश से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। अब वाराणसी का नजारा देखिए। धूल भरी आंधी के चलते नावों का संचालन रोक दिया गया। ये तस्वीर देखकर आपको लग रहा होगा कि ये शाम का वीडियो है, लेकिन नहीं, ये दिन का नजारा है। मौसम ने ऐसी करवट ली कि यूपी के हरदोई में दोपहर के वक्त ही अंधेरा छा गया। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज हवाओं ने श्रावस्ती के लोगों को भी राहत दी। हालांकि उन किसानों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई जिनकी फसल तैयार हो चुकी थी। तेज बारिश के बाद पीलीभीत की गलियों में इस तरह पानी जमा हो गया मानो सावन का महीना हो। लोगों की छतों पर ओले जमा हो गए। कल दिल्ली एनसीआर में भी अचानक मौसम ने करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छा गए, बारिश होने लगी। दोपहर में जहां दिल्ली में तेज धूप खिली, वहीं शाम होते होते अचानक मौसम बदल गया। धूल भरी आंधी और तेज हवाओं ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। दिन में ही अंधेरा छा गया। सड़क पर चल रहे वाहनों को लाइट जलानी पड़ी। एनसीआर के कई इलाकों में बारिश भी हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली, क्योंकि बीते कुछ दिनों से तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका था। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की उम्मीद जताई है। अगर आईएमडी का पूर्वानुमान सही रहा तो अगले 3 से 4 दिन गर्मी से राहत रहेगी। लू चलने की संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। खबर पक्की है, पीएम वाराणसी को 3,880 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं और वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के अशोकनगर के आनंद धाम जाएंगे। पीएम मोदी का यह 50वां वाराणसी दौरा है। पीएम करीब 3 घंटे वाराणसी में रहेंगे। वाराणसी पहुंचने पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम की अगवानी करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से पीएम राजा तालाब के मेहंदीगंज जाएंगे। मेहंदीगंज में पीएम मोदी की जनसभा होगी। मेहंदीगंज से ही पीएम मोदी वाराणसी को 3,884 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम 1,629 करोड़ की लागत से बनी 19 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं 2,255 करोड़ की लागत से बनने वाली 25 योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी मेहंदीगंज में बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड भी देंगे। पीएम वाराणसी से मध्य प्रदेश के अशोकनगर के लिए रवाना होंगे। अशोकनगर में प्रधानमंत्री आनंदपुर धाम में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम यहां बैसाखी मेले में आए श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी अशोकनगर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। चेन्नई में अमित शाह आज एआईएडीएमके नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सूबे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा है।
गुरुवार रात चेन्नई पहुंचे अमित शाह आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद कमरे में बैठक और चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह आज बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। सूबे के नए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। संगठनात्मक चुनाव पर भी शाह पार्टी के नेताओं से चर्चा कर सकते हैं। तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक शाह की चेन्नई में AIADMK के नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। चंद दिन पहले ही AIADMK के नेताओं ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। बीजेपी और AIADMK ने 2021 का विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था। 2024 का लोकसभा चुनाव अलग अलग गठबंधन में लड़ा था। अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियां फिर साथ आ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की बात को आगे बढ़ाने के लिए आज चेन्नई में AIADMK के नेता पलानीस्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री O पनीरसेल्वम अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज से देश भर में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करेगा। इस अभियान के तहत देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी। भोपाल में गुरुवार को हुए प्रदर्शन की तरह ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज देश भर में धरना प्रदर्शन की शुरुआत करेगा। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, विजयवाड़ा, मलप्पुरम, पटना, रांची, मलेरकोटला और लखनऊ जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया गया है। AIMPLB ने इस अभियान में युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल होने और शांतिपूर्ण तरीके से नए वक्फ कानून का विरोध करने की अपील की है। आज जुमे के दिन मस्जिदों में नमाज के दौरान लोगों को विरोध प्रदर्शन की जानकारी दी जाएगी। साथ ही लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील भी की जाएगी। लोगों में जागृति लाने की कोशिश की जाएगी। तो ये बात बताई जाएगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। और शुक्रवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई है। रिंग रोड पर बदमाशों ने घात लगाकर प्रॉपर्टी डीलर पर हमला किया। प्रॉपर्टी डीलर जिस गाड़ी में जा रहा था उस पर 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। बदमाशों की शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मनोज वर्मा से कौन है ये प्रॉपर्टी डीलर, किसी तरीके की कोई रंजिश चल रही थी, कुछ धमकियां इसको पहले से मिल रही थी, परिवार की तरफ से क्या बताया जा रहा है? ये पूरा मामला पुलिस के हाथ कोई सुराग अब तक? मनोज जी देखिए, अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है और जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है कहीं ना कहीं ये टारगेट किलिंग का मामला लग रहा है। इसका नाम राजकुमार दलाल है जो कि पश्चिम बिहार में रहता था, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी डीलिंग की शॉप थी वो दिल्ली के टीकरी इलाके में थी। सुबह करीब 7:15 बजे जब ये अपने घर से जिम की तरफ जा रहा था तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने इसके ऊपर फायरिंग कर दी। 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। तो तमाम टीमों को भी इस वक्त एक्टिव किया गया है। पुलिस को अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार इस फायरिंग के पीछे की वजह क्या थी, क्यों टारगेट किलिंग की गई है। परिवार के लोगों से तो पूछताछ की जा रही है, साथ ही साथ इलाके के फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस का कहना है कि हत्या की इस गुत्थी को जल्दी सुलझा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। पुलिस उम्मीद जता रही है हत्या की इस गुत्थी को जल्दी सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल शुरुआती नजर में मामला टारगेट किलिंग का लग रहा है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां बुलंदशहर में चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां 2 भाइयों ने मिलकर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। दोनों भाई पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन दोनों भाइयों ने हत्या से पहले YouTube पर सर्च किया था कि पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति कैसे उनके नाम पर ट्रांसफर होगी, क्योंकि जैकी और इंद्रजीत को लगने लगा था कि इनका पिता बहुत जल्द पुश्तैनी जमीन बेच देगा जो करीब 38 बीघा है। विवेचना के दौरान जब जो अभियुक्त हैं इनका मोबाइल चेक किया गया तो उसमें से जो बड़ा बेटा है उसने YouTube पे कुछ दिन पहले ये सर्च किया था कि पिता के मरने के बाद कैसे संपत्ति अपने नाम कराई जाए। गिरफ्तार बेटों ने बताया कि उनका पिता शराब का आदी था और सट्टेबाजी में भी पैसे उड़ाता था। रात के वक्त इन दोनों भाइयों ने दुपट्टे से गला दबाकर अपने ही पिता की हत्या कर दी और शव को घर से दूर फेंक आए थे ताकि किसी को शक न हो। पूछताछ में इन दोनों भाइयों ने ये भी दावा किया कि उनका पिता अपनी ही बेटी यानी इनकी बहन के साथ शराब के नशे में छेड़छाड़ करता था। इनके पिता की हरकतों के बारे में पूरा गांव जानता था, जिसके चलते इन दोनों भाइयों की शादी नहीं हो पा रही थी। और महाराष्ट्र के पुणे से दिल को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई है।
खबर पक्की है, यहां एक मां ने ही अपने जुड़वा बच्चों को घर की टंकी में डुबोकर मार डाला। मामला बीते 8 अप्रैल का है। शादी के 10 साल बाद दोनों बच्चों का जन्म टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक से विकसित नहीं हो रहे थे। साथ ही महिला पर बच्चों की देखभाल और आर्थिक बोझ भी बढ़ गया था। यही बातें उसे लगातार परेशान कर रही थी। धीरे धीरे महिला मानसिक अवसाद में आ गई और दोनों बच्चों को घर के टैंक में डुबोकर मार डाला और खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला की ये करतूत पड़ोस के एक शख्स ने देख ली और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की जांच जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।